जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना, और अपनी तैयारी को लेकर और भी ज़्यादा सीरियस होंगे। जिसमें क्या है कि आपको तैयारी में एसएससी क्लासेस क्या है कि आपको तैयारी के लेकर, आपको तैयारी के मेन पर्पज़ से लेकर आपको एसएससी क्लास पर सभी वीडियो का आपको रोजाना आपको वीडियो मिल रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने एसएससी क्लासेस के सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यार से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। अगर बात करते हैं यहाँ पे बिहार शिक्षक बहाली के लेकर आपको भी सुनने में न्यूज आ रहा है क्या चीज़, और लागू भी कर दिए गए हैं सरकार, बिहार सरकार के माध्यम से आपको लागू कर दिया गया है क्या चीज़ दोस्तों। तो बिहार 7 शिक्षक बहाली के लेकर आपको बिहार के अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा आपको क्या कर दिए गए हैं, पूरे में लागू कर दिया गया। भारत के सभी स्टेट की अगर बात करते हैं तो सभी स्टेटों में आपको लागू कर दिया है कि अब सभी स्टेट के लोग भी बिहार शिक्षक बहाली के लेकर अब फॉर्म भर सकते हैं। तो अब यह बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है दोस्तों। बिहार के लेकर अगर बात करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया। तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा अब अच्छे कीजिए, नहीं तो अब थोड़ा सा भी कम चलाओ से गुंजाइश है नहीं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि आपको एग्जाम व्यू कर लेकर ही मेन पर्पस से आपको, है ना, पूरे चीज़ को लेकर आए। जो आप अभी देख रहे हैं दोस्तों, क्या चीज़, ये क्लास 6 का है। अगर बात करते हैं इतिहास एनसीईआरटी क्लास 6 का, प्राचीन भारत का ऑल चैप्टर का ये आप ये पूरे ये बोर्ड पे आपको दिख रहा है दोस्तों। यह एनसीईआरटी क्लास 6 का आप हिस्ट्री उठा लीजिएगा और वहाँ से आपको जब पढ़ते होंगे, जब पढ़े होंगे तो आपका जो एमसीक्यू वहाँ से क्वेश्चन निकलता है, नोट डाउन करते होंगे, तो वो हमने आपको कर रखे हैं और वो चीज़ को अपने हाथों से ये पूरे बोर्ड पे पूरे चैप्टर की दोस्तों हम, है ना, हिस्ट्री का क्लास 6 का एनसीईआरटी का ऑल चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव हम एमसीक्यू आपको तैयारी के मेन पर्पस से हम आपको यह लेकर आए हैं। जो आपका एग्जाम के लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से सभी प्रश्न रहने वाला है। अगर बात करते हैं दोस्तों ये बीपीएससी का, तो बीपीएससी की अगर बात करते हैं तो वो बीपीएससी की अगर बात करते हैं, बीपीएससी जो एग्जाम लेती है तो वो अगर बात करते हैं तो एग्जाम के अगर बीपीएससी के एग्जाम के अगर दिए होंगे या देखे होंगे प्रीवियस ईयर का, तो हिस्ट्री का आपको 25 से 30 के बीच में आपको क्वेश्चन रहता है। वहीं ऑब्जेक्टिव ये करंट अफेयर की बात करते हैं तो 25 से 30 के बीच में वो भी रहता है। तो आपको ये प्राचीन भारत के आपको ये पूरा कवर किए हैं क्लास 6 में। और 7th का आपको जल्दी ही आपको जैसे कि प्लेलिस्ट बना चुके हैं, 7th में 2-3 वीडियो आपको आएगा तो वो मध्य भारत का पूरा क्लियर कर देंगे एमसीक्यू। उसके बाद क्लास 8 का पूरा बना हुआ है मेरे पास नोट्स, और वो नोट्स को भी आपको क्लास 8 का भी एनसीईआरटी क्लास का आपको हिस्ट्री का, केवल हिस्ट्री का 6 क्लास का हिस्ट्री, 7 क्लास का हिस्ट्री और 8 क्लास का हिस्ट्री एनसीईआरटी का पूरे ऑल चैप्टर के आपको एमसीक्यू क्वेश्चन एसएससी क्लास पर आपको देखने को मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो आपको यह एग्जाम के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री के यहाँ से जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि आज के अब साइंस के लेकर भी आपको सर आ गए हैं, तो साइंस का वीडियो भी आपको मिलेगा, मैथ का भी वीडियो भी मिलेगा। जैसे आप सर का देख रहे हैं, आपको पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का आपको मिल रहा है पूरा कंसेप्ट के साथ, तो वो भी वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो अभी तक दोस्तों आपने क्या है, एसएससी क्लास को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यार से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि हम भी मोटिवेट होकर और आपके लेकर इस तरह के कंटेंट वीडियो आपको लेकर, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो लेकर आपके लिए एग्जाम व्यू का लेकर हम आपको लेकर रोजाना 2 से 3 वीडियो आपको लेकर आते रहें, जिससे आपके तैयारी को और अच्छे से अच्छे बनाने में योगदान रहे एसएससी क्लासेस को दोस्तों, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि एक आप तो तैयारी कर रहे हैं और आपके माध्यम से आपके दोस्त परिवार का कोई व्यक्ति है ना, उसको भी आपको माध्यम से यह सही चीज़ों को आपको दम क्या एग्जाम पैटर्न के अनुसार, है ना, एग्जाम पैटर्न के अनुसार अगर बात करते हैं तो वो चीज़ों आपको एसएससी क्लासों पर ऑनलाइन देखने को मिलेगा दोस्तों, कोई भी आपको चार्ज नहीं। अगर बात करते हैं ये जो आप देख रहे हैं क्या प्लेन बेड व्हाइट बोर्ड पर इस तरह की आपको है, और जल्दी आप लोगों का प्यार द्वारा बना रहेगा, 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा तो कुछ पैसा हम अपना क्या है कि गुंजाइश इधर उधर से लेकर पुराकर आपको स्मार्ट बोर्ड पर आएंगे। तो फिर आप देखिएगा कि कितना अच्छे से आपको यही चीज़ जो हम अभी लिख रहे हैं वो अपना नोट्स सभी चीज़ का जो आपका जितना मेरे पास नोट्स है सभी सरकार सभी को उसमें कॉपी पेस्ट करना, आपको इजी वे में पूरे चीज़ों का आपको दिया जाएगा और समझाया जाएगा। जैसे अभी आप इस पर देख रहे हैं, इससे कई लाख दुगुना अच्छा आपको कंटेंट के साथ और समझाने की उस पर तो और भी आसान है।
तो ये चीज़ आप इजी वे में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बना सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं यहाँ प्रश्न पे आते हैं। तो ये प्रश्न को आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसे कि देखिएगा इस रो में एक प्रश्न के देखिएगा, यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको है कि गेहूँ जौ भेड़ बकरी, है ना, गेहूँ जौ भेड़ बकरी आपको कहाँ से मिला इसका साग? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला। ये क्रम भाई सजाने के लिए भी रहता है इस तरह से यहाँ। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो फिर आपको वैदिक सभ्यता, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के शासनकाल के वेद देखेंगे। उसके बाद बहुत सारी आपको प्रश्न आपको देखेगा, ये हड़प्पा सभ्यताओं के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया प्राचीन भारत में, वो चीज़ के बारे में देखेंगे। आगे आपको यहाँ पर देखते हैं तो बौद्ध संगीति के बारे में पूरा इधर डिस्कस करेंगे, है ना। इसके साथ साथ आपको नरसिंह वर्मन के बारे में देखेंगे, द्रविड़ शैली के बारे में देखेंगे, हैंगसांग के बारे में देखेंगे, चीनी यात्री, है ना। सभी चीज़ों को आपको एग्जाम व्यू से आपको पूरे आपके हिस्ट्री क्लास 6 का आपको लेकर एक वीडियो में आपको आज यह क्लास 6 का NCERT का MCQ आज आपको कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्व रहने वाला ये वीडियो आपका है। तो अगर देखिएगा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर को भी आप देखिए, अगर आपको, है ना, प्रीवियस ईयर के देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैच करेगा और आप एग्जाम दीजिएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। अगर देखते हैं यहाँ पे तो विश्व के प्रथम अगर बात किया जाए दोस्तों, क्या चीज़? विश्व के प्रथम, है ना, विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के पहले गणराज्य की स्थापना कहाँ होता है? तो बिहार राज्य में होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के प्रथम गणराज्य की स्थापना हमारे भारत में सबसे पहली बार कौन से राज्य में होता है? तो यह मात्र एक इकलौता है बिहार, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आप देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि विशाल साम्राज्य की स्थापना, कालांतर में विशाल साम्राज्य की स्थापना कितवीं शताब्दी में हुआ था? तो 6वीं शताब्दी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आप देखिएगा, हाथ से लिखित होने वाले, है ना, हाथ से लिखित होने वाले पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि जो पहले प्राचीन काल में आप देखते होंगे, पढ़ने के लिए मिला होगा। तो पांडुलिपि हाथ से लिखी होने वाले प्राचीन, है ना, यहाँ पे हाथ से लिखी होने वाले पुस्तकों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा, पांडुलिपि कहते हैं। और नेक्स्ट आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, वस्तुओं के अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरातात्विक के माध्यम से वस्तु के अध्ययन कि कौन सी वस्तु कितने साल पुराना है, सोना मिला कितना साल पुराना, हड़प्पा सभ्यता कितना साल पुराना है ना। तो कोई भी वस्तु जो प्राप्त हो रहा है तो उसको हम ज्ञात करते हैं क्या चीज से? तो यह पुरातात्विक विधि है। तो पुरातात्विक के माध्यम से वस्तुओं का अध्ययन किससे किया जाता है? यह प्रश्न आता है। तो पुरातात्विक से यह अध्ययन किया जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिसमैटिक कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्का जो इसका अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मिसमैटिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग, यह क्या है कि प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना किसके आधार पर होता था? प्राचीन काल में जो तिथि, जो डेट जो होता था उसको किस आधार पे हम लोग गणना करते थे? तो विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर, विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर प्राचीन कालों में तिथियों का अध्ययन किया जाता है। अगर प्रश्न आपको सामने आता है कि प्राचीन कालों में तिथियों की अध्ययन किसके आधार पर किया जाता था? तो शक संवत और विक्रम संवत के आधार पर किया जाता। तो ये बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बीसी, है ना, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट होता है। या आप अगर पढ़े होंगे तो ये पूरे आपको प्राचीन भारत के NCERT क्लास 6 में आपको पूरा देखने को मिला होगा, जो आपको यह लेकर आए हैं वीडियो। बहुत ही यहाँ पर देखिएगा, भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे भारत के मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो मात्र 4 भागों में, है ना। भौगोलिक दृष्टिकोणों से भारत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो आप याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, भारत और अफगानिस्तान, यहाँ पे देखिएगा खैबर दर्रा, खैबर और बोलन दर्रा, ये प्रश्न आपको आता है दोस्तों कि खैबर दर्रा और बोलन दर्रा की अगर बात करते हैं, बोलन एवं गोमल दर्रा यह किन किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और अफगानिस्तान को दोस्तों जोड़ता है। कौन सी? खैबर दर्रा और खैबर दर्रा की अगर बात करते हैं, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा एवं की अगर बात करते हैं तो गोमल दर्रा, यह आपको किन 2 देशों को जोड़ता है? तो एक तो पाकिस्तान, ये एक हो गया अफगानिस्तान, दूसरा हो गया भारत। भारत और अफगानिस्तान को खैबर दर्रा और बोगल दर्रा, है ना, और गोमल दर्रा, यह आपको जोड़ता है भारत और अफगानिस्तान को। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है तो आप गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे
ये उपमहाद्वीपों के उत्तरी पूर्व में कौन कौन है? हम लोग जानते हैं कि उपमहाद्वीपों के, इससे पहले हम लोग जानते थे कि गारो खासी जनजाति जो है वह किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में। गारो खासी जनजाति, अगर आपसे सीधा पूछा जाता है कि गारो और खासी जनजाति किस राज्य के निम्नलिखित में से, तो आप टिक लगाइएगा मेघालय राज्य के। अब यहाँ से अगर ये पूछ दिया जाए कि यह कौन महाद्वीप के किस दिशा में है, तो महाद्वीप के उत्तर पूर्वीय में है। अगर बात करते हैं महाद्वीप के यह उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में आपको गारो खासी जनजाति, मिसमी और नागा पहाड़िया है। जो नागा एक पहाड़िया आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक क्या है कि उपमहाद्वीपों के उत्तर पूर्वी में एक कौन सी पहाड़ी है? याद रखिएगा, एक पहाड़ी है आपको नागा पहाड़ी, है ना। नागा पहाड़ी की ही नियर आपको गारो खासी जनजाति आपको देखने को मिलता है, जो आपको यह फाइनली मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे विंध्यन पहाड़ी के उत्तर पूर्व में, है ना, विंध्यन पहाड़ी की बात करते हैं। विंध्यन पहाड़ी के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम में गंगा नदी बहती है। क्या है? विंध्यन पहाड़ी के उत्तर पूर्व में कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और की देखते हैं तो पश्चिम में आपको गंगा नदी यह बहती है। किसके अनुकूल देख रहे हैं हम लोग? तो ये देख रहे हैं हम लोग किसके अनुकूल? तो विंध्यन देखते हैं यहाँ पे किसके बारे में? तो विंध्यन पहाड़ी के, है ना, विंध्यन पहाड़ी के अनुसार हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या है? विंध्यन पहाड़ी के, है ना, विंध्यन पहाड़ी के उत्तर में स्थित आपको कोल्डी हवा, है ना। विंध्यन पहाड़ी के उत्तर में स्थित कौन है? कोल्डी हवा एवं चौपानी मांडो, है ना, चौपानी मांडो। उसके बाद ऐसे स्थल है जहां सबसे पहले आपको चावल धान की उपजाया गया है। अगर आपसे प्रश्न सीधा दोस्तों आता है कि चावल और धान को भारत में सबसे पहले कहां उपजाया गया था, तो आपको याद रखिएगा यह चौपानी मांडो, जो आपको देखते हैं कोल्डी हवा, है ना। कोल्डी हवा की आपको अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो कोल्डी हवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल है जहां आपको सबसे पहली बार धान की फसल पैदावार किया गया था, चावल की दोस्तों। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे उत्तर भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो याद रखिएगा एकमात्र नदी है हमारा भारत की पवित्र नदियों में से एक नदी आता है। कौन नदी? आपको मालूम हो गया होगा, एकमात्र गंगा नदी। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है हमारा। कौन? तो एक याद रखिएगा, तो मात्र एक नदी है, यह गंगा नदी। उत्तर भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? एक दोस्तों, तो गंगा नदी है। पूरा पाषाण काल की अगर बात करते हैं, पूरा पाषाण काल की शासनकाल, मतलब पूरा पाषाण काल का समय अवधि कब से कब तक आपको दिया गया एनसीईआरटी क्लास 6 में हिस्ट्री में, तो आपको 20 लाख साल से 14,000 साल तक के समय अवधि को आपको प्राचीन कालों के में आपको पूरा पाषाण को रखा गया है, पूरा पाषाण काल के समय अवधि रखा गया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं मध्य पाषाण काल का, है ना, समय अवधि आपको 8,000 साल से लेकर 30,000 साल तक माना जाता है। 8,000 साल से लेकर 30,000 तक, है ना, 3,000 साल तक, 8,000 साल से लेकर 3,000 साल तक के समय अवधि को मध्य पाषाण का यह शासन अवधि है। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि मध्य पाषाण काल का समय अवधि कब से कब है, तो 8,000 साल से लेकर 3,000 साल तक की समय अवधि मध्य पाषाण काल का समय अवधि रहा। ये आपको एनसीईआरटी क्लास 6 में है, आप जाकर यहाँ देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, तो धौलावीर, यह धौलावीर आपको गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा है ना। धौलावीर आपको कहाँ है? तो धौलावीरा की अगर बात करते हैं, धौलावीरा आपको गुजरात राज्य में, आपको हड़प्पा सभ्यता में अगर पढ़िएगा तो ये आपको आता है, यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना। वो आपको क्या है कि जो वीडियो पढ़िए वो देखिएगा, फैक्ट वाले जो आ रहा है आपको सर के, तो फिर उसमें पूरा लेक्चर के साथ आप देखते चलिएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या है, धौलावीर, है ना। धौलावीर हमारे भारत के किस राज्य में है? तो भारत के गुजरात राज्य में है, जो आपको उत्तर पश्चिमी कोने में यह स्थित है। धौलावीर में नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, धौलावीर में धातुओं को स्फटिक कहा जाता था। जो धौलावीरा में की अगर बात करते हैं, धौलावीर किस राज्य में है? गुजरात में। और गुजरात में धौलावीरा से जो धातु प्राप्त हुआ है उसको किस नाम से जानते हैं? तो स्फटिक के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोथल किस नदी
लोथल किसके निकट है? लोथल किसके निकट है? तो लोथल की अगर बात करते हैं तो यह लोथल किसके निकट है? तो संभात के खाड़ी के निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आपको हड़प्पा नगर था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है क्या है? लोथल किसके निकट है? तो लोथल हम लोग जानते हैं कि लोथल किस राज्य में है? तो लोथल आपको गुजरात की अगर बात करते हैं, है ना, अहमदाबाद गुजरात में यह लोथल आपको स्थित है। भोगवा नदी किनारे लोथल आपको स्थित है ना। अगर देखते हैं यह तो आपको अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूरी पर आपको एक नगर आता है। कौन सी नगर? तो हड़प्पा नगर, जो 80 किलोमीटर दूर पर आपको एक हड़प्पा नगर था। वहीं उसके नियर आपको देखने को मिलता है क्या चीज़? लोथल। जो आपको डायरेक्ट प्रश्न आता है, लोथल किस राज्य में है? तो अहमदाबाद या गुजरात, आपको याद रखिएगा। किस नदी के किनारे है? तो लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जो आपको इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसमें फैक्ट को भी जोड़ के देखें। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण, हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। और कृषि की शुरुआत हमारे भारत में सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? कृषि की अगर बात किया गया है यहाँ पे, किसकी शुरुआत पहली बार कहाँ से किया गया? तो खेती की शुरुआत ईरान और इराक देशों की पहाड़ियों की तलहटी में हुआ है, जो आज से 800 से, है ना, आज से 800 से 1000 साल, है ना, आज से अगर बात करते हैं कितना? 800 से लेकर 1000 साल पहले यह, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना है, है ना, यहाँ पे 8000 साल से लेकर 10,000 साल पहले, 8000 साल से लेकर 10,000 साल पहले यह खेती की शुरुआत आपको पहली बार कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ईरान और इराक देशों में। ईरान और इराक देशों में पहली बार क्या चीज़ का शुरुआत हुआ था? कृषि की शुरुआत हुआ था। जो आप याद रखिएगा, समय अवधि कब से कब तक था? 8000 साल से लेकर 10,000 साल तक, है ना। 8000 साल से लेकर अगर बात करते हैं तो कितना? 8000 साल से लेकर 10,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर किन किन को बनाते हैं? यह आपको बीपीएससी कई बार पूछा गया, सजाने की क्रम में और सीरियल मतलब 1 नंबर में भी पूछे। सजाने की क्रम में हमेशा पूछा जाता है कि आप याद रखिएगा, मानव सबसे पहले किन किन जानवरों को पालतू बनाता है? तो मानव सबसे पहले आप याद रखिएगा, पहले कुत्ता को बनाता है, दूसरा सूअर को बनाते हैं, तीसरा भेड़ को बनाता है, चौथा बकरी को पालतू बनाता है। तो मानव सबसे पहले किन किन जानवरों को पालतू बनाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले कुत्ता, उसके बाद सूअर, उसके बाद भेड़, उसके बाद बकरी। यह क्रम आप चारों आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आगे आते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं नवपाषाण काल में आपको कृषि और पशुपालन का साक्ष्य पहली बार मिला है, नवपाषाण काल से। तो ऐसे अगर प्रश्न आपसे आता है कि कृषि या पशु का साक्ष्य सबसे पहले आपको निम्नलिखित में से कौन सी काल में आया? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, है ना। तो आप याद रखिएगा, तो नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन की सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं, एक तरफ क्या देख रहे हैं इधर आपको? तो पुरातत्व, है ना, यहाँ देख रहे हैं पशु का, यहाँ पर देख रहे हैं पशुपालन का साक्ष्य। इसमें ये तो आप देख लिया है कि सबसे पहले कहाँ तो पशुपालन का साक्ष्य आपको मिला है। तो पहली बार आपको मिले हैं यह कृषि और नवपाषाण कालों में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिला। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्या है कि प्राप्त वस्तु की देखेंगे, भेड़ बकरी है, कहाँ से ये वस्तु हुआ है, आप पूरा स्थल देखेंगे कौन कौन सी स्थल से प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको एग्जाम के लेकर यहाँ से बनने वाला है प्रश्न है दोस्तों। जैसे जौ हो गया, है ना दोस्तों, जौ हो गया, यहाँ पे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। मेहरगढ़ पाकिस्तान से आप टिक लगाइएगा कि गेहूं, जौ, भेड़, बकरी। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी का साक्ष्य पहली बार कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान से मिला है। आप ये क्रम में आता है सजाने के लिए, तो आप ये टिक लगाइएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चावल, जानवर की हड्डी। चावल और जानवर की
की हड्डी आपको कहाँ से मिला है? तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से, है ना। जो आपने पहले देखे हैं कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला था? कोल्डी हवा, जो आपको कहाँ पड़ता है? उत्तर से। तो चावल और जानवर की हड्डी, चावल और जानवर की हड्डी की साक्ष्य पहली बार आपको यूपी उत्तर प्रदेश की एक जगह है कोल्डी हवा, वहीं से आपको चावल और जानवर की खूर, है ना, ये चावल जानवर की हड्डियां, चावल और जानवर की हड्डियां आपको कोल्डी हवा यूपी उत्तर प्रदेश से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, अगर नेक्स्ट की अगर देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिएगा चावल, है ना, चावल जानवर की खूर, चावल और जानवर की अगर खूर की अगर बात करते हैं दोस्तों, चावल जानवर की खूर आपको कहाँ से? मेहरगढ़, दलहन और कुत्ता, बकरी, भेड़, है ना, गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी का साक्ष्य आपको कहां से मिला है? बुर्ज होम कश्मीर से, बुर्ज होम कश्मीर से आपको क्या मिला है? गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी का साक्ष्य आपको दोस्तों यहां से मिला है। नेक्स्ट पे देखते हैं यहाँ पे गेहूं, चावल और ज्वार, है ना, गेहूं, चना, ज्वार का यह साक्ष्य आपको चिरांद एक जगह पड़ता है, चिरांद कहाँ? बिहार में मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपसे बीपीएससी यह प्रश्न को पूछा गया है, कई बार आप प्रीवियस ईयर के देखिएगा तो देखने को मिलेगा। गेहूं, चना, ज्वार, है ना, क्रम में सजाने के रहेगा कि गेहूं हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बिहार का एक जगह है चिरांद, वहीं से आपको प्राप्त हुआ है गेहूं, चना और ज्वार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बाजरा, भेड़ और सुअर, बाजरा, भेड़ और सुअर की साक्ष्य कहां से मिला है आपको? तो पैथमपल्ली आपको आंध्र प्रदेश, है ना, पैथमपल्ली आंध्र प्रदेश की जगह है पैथमपल्ली, वहीं से आपको क्या मिला है? तो बाजरा, भेड़ और सुअर की साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम लोग देखते हैं, है ना, यहाँ पे जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे पहले, है ना, पहला धातु तांबा तथा जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया गया था। पहला धातु जो हमारा था क्या? तांबा था। उसको कहाँ से दोस्तों प्राप्त किया गया है? तो नदी के तलहटी से, नदी के तलहटी क्षेत्रों से आपको पहला धातु तांबा को प्राप्त किया गया था। वहीं नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं कालीबंगा और लोथल, है ना, कालीबंगा लोथल नगर में क्या है? अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड की साक्ष्य, अग्निकुंड की साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अग्निकुंड की साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको रहेगा ऑप्शन में अगर रहता है यहाँ पे क्या चीज कि जैसे कि आपको कालीबंगा या लोथल रहता है, तो आप नगर में की अगर बात करते हैं, यह हड़प्पा सभ्यता की कालीबंगा लोथल एक बड़ा सा नगर रहता है। वही नगर की अगर बात करते हैं, यहाँ अग्नि कुंड मिला है ना, अग्निकुंड की साक्ष्य मिला है आपको कहां से? तो कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा लोग सबसे पहले आपको गेहूं, जौ, मटर, धान, तिलहन और सरसों से परिचित है। कहने की तात्पर्य यह है दोस्तों कि हड़प्पा वासी जो लोग जो थे वह किन किन वस्तु से परिचित थे जो फसलों में? तो गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों जैसे, है ना, वस्तुओं से जानकारी इनको थे, परिचित थे। हड़प्पाई लोग ने लेखन कला का आविष्कार किया था। कहने के मतलब है कि लेखन कला की आविष्कार किसने किया था? तो हड़प्पा वासियों ने किया था। हड़प्पा लोगों ने लेखन कला की क्या किया था? आविष्कार किया गया था। लेकिन आज भी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक है और उसको लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, वो भाव जैसे फूल जैसा ये आकृति कुछ बना हुआ है ना, ये क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आता। जो उकड़ा हुआ दीवालों पर भाव चित्रात्मक, फूल जैसा आकृति, पंछी जैसा आकृति, अजीबो जैसा, मतलब एक चित्र के माध्यम से कुछ बता रहा है, लेकिन उसका ज्ञान हमारे पास है नहीं कि हम लोग सही से जान सके उसके बारे में। नहीं तो क्या होगा कि अगर जान जाते हैं भाव चित्रात्मक लिपि को तो और भी अत्यधिक चीजों के उजागर साक्ष्य प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हड़प्पाई नगर में
हड़प्पाई नगर में किससे हड़प्पा नगर जो था किससे घिरा हुआ था? तो चारों तरफ यह हड़प्पा नगर जो था वह गांव से घिरा हुआ था। याद रखिएगा, हड़प्पा नगर किससे घिरा हुआ था? तो आप टिक लगाइए, गांव से घिरा हुआ था हड़प्पा नगर। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है? राजस्थान के खेतरी से तांबा, और देखिए जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे वह कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ का व्यापार करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे वह खेतरी, एक राजस्थान खेतरी है, खेतरी जो कहाँ पड़ता है आपको? राजस्थान में पड़ता है। वहाँ से क्या चीज़ की व्यापार करते थे? तो तांबा के करते थे, ये याद रखिएगा। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक कोलार से, है ना, कर्नाटक के कोलार से, कर्नाटक एक जगह है कोलार, वहाँ से क्या चीज़ का व्यापार क्या करते थे? तो सोना का। और अफगानिस्तान से वही बात करते हैं, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी का आयात करते थे। तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखिए, हड़प्पावासी जो लोग जो थे वह क्या क्या चीज़ के आयात करते थे? तो खेतरी आपको एक जगह पड़ता है राजस्थान में, वहाँ से क्या चीज़ के व्यापार करते थे? तो आयात करते थे आपको तांबा से। कर्नाटक की एक जगह है कोलार, वहाँ से क्या चीज़ के आयात करते थे? तो सोना की आयात करते थे। वहीं अफगानिस्तान एवं ईरान की अगर बात करते हैं तो हड़प्पावासी लोग ये अफगानिस्तान और ईरान से क्या चीज़ के आयात करते थे? तो चांदी की आयात करते थे। तो इस तरह से आप यह प्रश्न को याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में बनता है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं, यहाँ मेसोपोटामिया, है ना, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ की चर्चा मिलती है। मेलुआ शब्द की, है ना, मेलुआ शब्द की चर्चा आपको मेसोपोटामिया की अगर बात किया जाए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ शब्दों की जिक्र किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मेलुआ सिंधु क्षेत्रों का प्राचीन नाम था। जो अगर बात की, अगर देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे देखते हैं मेलुआ, है ना, मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। जो अगर बात करते हैं यहाँ पर यह मेसोपोटामिया के अभिलेखों में भी, तो ये हम लोग जानते हैं कि मेलुआ शब्द जो था यह आपको मेसोपोटामिया के अभिलेख, मेसोपोटामिया का जो अभिलेख जो थे, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ शब्द मिला है। तो मेलुआ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सिंधु सभ्यता नाम होता है। तो ये हम लोग मालूम चल गया कि जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेखों में मेलुआ शब्द मिला, तो वैसे में मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच की तरह ही वह दोनों पे भी आयात निर्यात व्यापार होता रहा होगा, है ना, और दोनों के बहुत सारे वस्तु भी सेम मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हड़प्पाई लोग, है ना, हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाने एवं जलाते थे। हड़प्पाई लोग जो थे मृतकों जो मर जाते थे उनको दफनाते भी थे और जलाते भी थे। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखते हैं, राजस्थान में आहार संस्कृति जो आपको मध्य प्रदेश में मालवा, देखिए यहाँ पे राजस्थान में आहार संस्कृति, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि राजस्थान में आहार संस्कृति, कैसी संस्कृति? आहार संस्कृति, है ना, आहार संस्कृति। मध्य प्रदेश में मालवा, महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जोड़वे संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न में आप देखिएगा, हड़प्पाई लोग मृतक देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते थे। हड़प्पाई लोग जो थे वह मातृ देवी का क्या चीज़ करते थे? पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न आपको एग्जाम के लेकर है दोस्तों, है ना। आप एक दो वीडियो के इसको बस आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, तो ये लेक्चर आप एक दो मरते सुनिए, जिससे आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी का पूरे चीज़ का एक भी प्रश्न आपको, क्लास 6 का हिस्ट्री का, है ना, एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। पूरे को लेकर ये वीडियो में हम आए हैं आपको, ओनली आपको स्पेशल आपको एग्जाम के व्यू ऑफ से, है ना दोस्तों। तो आप एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जैसे कि अगर बात करते हैं, यहाँ पे पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत, है ना, ऋग वेदों को रखा गया है। किसको रखा गया है? तो ऋग वेदों को पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो आप याद रखिएगा, ऋग वेदों को रखा गया है। उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत कितने वेद थे? उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत कितने वेद थे? तो 3 वेद थे, आप याद रखिएगा। और यह क्या था? यजुर्वेद, सामवेद और
अथर्ववेद थे। सामवेद यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सामवेद हो गया संगीत, अथर्ववेद आपको जादू टोना इसमें के बारे में देखते हैं, और यज्ञ और पद वाले वेद आपको हो गया यजुर्वेद हो गया दोस्तों। तो इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपको है। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे ऋग वेदों की युग काल। ऋग वेद का काल कब से कब तक था? तो 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक की समय अवधि को ऋग वैदिक काल का समय अवधि रहा। आपसे डायरेक्ट दोस्तों एग्जाम में आ जाता है कि ऋग वेद का शासन काल मतलब समय अवधि कब से कब तक था? तो आप याद रखिएगा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक यह ऋग वेद का शासन अवधि रहता है। वही बात करते हैं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का समय अवधि कब तक था? तो उत्तर वैदिक काल का समय अवधि आप याद रखिएगा 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, है ना। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक आपको शासन रहा, मतलब समय अवधि रहा उत्तर वैदिक काल का। अब यहाँ पे क्या है देख रहे हैं, जैसे कि वैदिक साहित्य के बारे में दोस्तों। वैदिक साहित्य में वेद हमारा कितना है? तो वेद 4 वेद है। ब्राह्मण्य कितना है? तो ये 9 है। अर्नायक कितना है? तो अर्नायक 6 है। और प्रारंभिक उपनिषद अगर पूछता है आपसे, प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 13 है कुल उपनिषदों की संख्या। तो दोस्तों याद रखिएगा कुल उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 108 आपको कुल उपनिषदों की संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको हमेशा क्या है कि आपको एग्जाम में हमेशा यहां से पूछता है क्या चीज कि पुराणों की संख्या दोस्तों, है ना। पुराणों की संख्या कुल कितना है? तो ये आप याद रखिएगा 18 पुराणों की संख्या है। तो अगर आपसे सीधा अगर आता है उपनिषदों की कुल संख्या तो 108, और पुराणों की कुल संख्या की अगर बात करते हैं यहाँ पे पुराण कितना है पुराणों की संख्या, तो आप 18 टिक लगाइएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर देखते हैं यहाँ पे वेदों को कई सदियों के बाद क्या गया था? लिखा गया था। जो हम लोग 4 वेद जो जानते हैं उसको कई सदियों के बाद लिखा गया था, है ना। इसीलिए उसको क्या किस नाम से हम लोग जानते हैं या क्या कहते हैं? तो श्रुति कहते हैं। श्रुति के मतलब क्या होता है? सुना हुआ, है ना। वेदों को कई सदियों के बाद लिखा गया था, इसीलिए हम लोग कहते हैं सुना हुआ, श्रुति कहते हैं। इसका मतलब होता है सुना हुआ, है ना। ये आप याद रखिएगा। ऋग वेद में आरव के निवासी स्थल के लिए सप्तक, है ना, सप्त संधव शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर हम लोग जानते हैं क्या कि ऋग वेदों में आर्यों के जो ऋग वेद में आर्यों के जो निवासी स्थल जो था उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आप याद रखिएगा सप्तप, है ना, सप्तप संधव का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ऋग वेद का काल कितना से कितना समय अवधि रहा? तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक यहाँ ऋग वेदों का शासन अवधि रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको प्रश्न की अगर बात करते हैं दोस्तों, यह प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार यहाँ से ये प्रश्न को पूछा गया कि सुदर्शन झील की निर्माण सर्वप्रथम बार किसने किया था? तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यह सुदर्शन झीलों की निर्माण किया गया था प्रथम बार, है ना। या आपको इससे पहले आपको दरोगा के एग्जाम में भी आपको पूछा गया है, और इससे पहले आपको बीपीएससी के जो एग्जाम है प्रीवियस ईयर आप देखिएगा वहां पर भी आपको पूछा गया है ना। सुदर्शन झीलों की निर्माण प्रथम बार किसने किया है? तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झीलों का दोस्तों निर्माण किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं रुद्रदामन, है ना। रुद्रदामन नामक शासकों के बारे में पता चलता है तो कौन से अभिलेख से? अगर आपसे यह सीधा प्रश्न आता है कि रुद्रदामन नामक का, है ना, रुद्रदामन नामक शासक के बारे में हमारा कौन से अभिलेख से मालूम चलता है? तो आप याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? तो जूनागढ़ अभिलेख से आपको रुद्रदामन, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं तो रुद्रदामन नामक शासक के बारे में, है ना, रुद्रदामन नामक शासक के बारे में आपको कौन सी अभिलेख से पता चलता है? तो जूनागढ़ के अभिलेख से आपको रुद्रदामन के राजा जो रहते हैं उसके शासक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं, गुप्त वंश का शासक कौन रहता है? स्कंदगुप्त। ये आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको कई बार आपको पूछा गया है। तो गुप्त वंश का शासक कौन रहते हैं? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का कौन सा शासक? तो स्कंदगुप्त रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हिंदी यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को
भारत में पहली बार चलाया था? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सोने के सिक्का, है ना, हिंदी यूनानी शासकों ने भारत में सोने के सिक्का प्रथम बार किसने चलाया था? तो आप याद रखिएगा यहाँ पे हिंद यूनानी, है ना, हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को भारत में प्रथम बार दोस्तों चलाए थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं आहत सिक्का, है ना। आहत सिक्का आपको क्या चीज से बना हुआ था? तो अगर आपको ऑप्शन में आता है आहत सिक्का किन धातुओं से मिलकर बनता था, तो आहत सिक्का दोस्तों आपको चांदी और सोने से मिलकर बनाया जाता। आहत जो सिक्का चलते थे प्राचीन कालों में, तो आहत सिक्का के निर्माण चांदी और सोना से दोस्तों यह मिलाकर बनाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अंतिम मौर्य शासक साम्राज्य क्या है? बृहदत्त का, है ना। बृहदत्त का सेनापति कौन रहते हैं? आप याद रखिएगा, ये सीधा प्रश्न अगर आपको आता है यहाँ एग्जाम में कि अंतिम मौर्य साम्राज्य, है ना, अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहदत्त का सेनापति कौन रहते हैं? तो आप याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग रहते हैं, पुष्यमित्र शुंग रहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बौद्ध साहित्य में मिलिंद नामक से जाना जाता है किसको? तो मिलिंदांडर को जाना जाता है। किसको? तो मिनांडर को जाना जाता है, मिनांडर को जाना जाता है ना दोस्तों। तो आप याद रखिएगा बौद्ध साहित्य में, है ना, बौद्ध साहित्य में मिलिंदन, है ना, बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से जाना जाता है किसको? तो मिलांडर को जाना जाता है। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राचीन क्लास 6 का, है ना दोस्तों। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग प्यार से एसएससी क्लासेस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम लोग आपको व्हाइट बोर्ड पर इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको प्यार दुआ बना रहे, आप लोगों का सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तो हम लोग जल्द से जल्द आपको स्मार्ट बोर्ड पर लेकर आएंगे। तो फिर आप देखिएगा वही कंटेंट, है ना, ये जो इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं, वही आपको कितना इजी से और कितना चीज़ों को, हर एक विषय को आपको इजी वे में, सरल और साधारण शब्दों में सभी सर के माध्यम से आपको क्या है कि स्मार्ट बोर्ड पर आपको तैयारी में को लेकर और अच्छे से अच्छे यहाँ पर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सभी चीज़ों को आपको दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे यवन शासकों के, है ना, यवन शासकों के पतन के बाद सीथियन, है ना, सीथियन शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर यवन शासकों के पतन के बाद कौन सी आता है? तो यवन शासक के पतन के बाद आपको सीथियन, है ना, सीथियन शासकों ने अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा आप लोग दोस्तों कि कुषाण वंशों का प्रथम शासक आपको कुजुल कौन थे? तो कुजुल कड़फिसस थे। कौन थे? कुजुल कड़फिसस, आप याद रखिएगा। कुषाण वंश के प्रथम शासक तो ये कुजुल कड़फिसस, है ना। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं अश्वघोष की राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर, आप टिक लगाइएगा दोस्तों। सीधा प्रश्न आपको आता है एग्जाम में कि अश्वघोष की राजधानी कहाँ था? तो आप याद रखिएगा पुरुषपुर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इधर आपको बौद्ध संगीति को देखेंगे, चारों बौद्ध संगीति कब हुआ है, कौन राजा थे, स्थापना, सभी चीज को क्रम बाय क्रम हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये भी आपको फर्स्ट प्रश्न आप देखिएगा क्या लिखा हुआ, तो गौतम बुद्ध की, है ना, सबसे विशाल मूर्ति, यह भी आपको दरोगा में आपको पूछा है, प्रीवियस ईयर के दरोगा का क्वेश्चन देखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ से, है ना। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वामयान में ही पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। कहाँ बनाया गया है? तो आप गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति आपको, है ना दोस्तों, अफगानिस्तान के वामयान में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ों को काट कर यह मूर्ति को बनाया गया है गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के बारे में हमको किस अभिलेखों से, ये किससे पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में? तो एरन अभिलेख से। अगर सीधा प्रश्न आपसे आता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त के बारे में हमको कौन सी अभिलेखों से पता चलता है, तो आप याद रखिएगा एरन अभिलेख जो है, इसमें आपको समुद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आपको एरन अभिलेखों से समुद्रगुप्त के बारे में दोस्तों पूरा जानकारी आपको मिलेगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे
चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग जानते हैं कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपनामों से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, है ना। ये आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बनता है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन सा शासक बनता है? तो कुमारगुप्त उसका पुत्र रहता है, तो वही शासन गद्दी संभालते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं बाण्य भट्ट की कीर्ति कौन है? हरचरित। हरचरित आपको किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो बाण्य भट्ट के द्वारा लिखा गया। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लेकर, है ना। जैसे कि आपको सीधा प्रश्न आता है कि हरचरित के लेखक किसने है? तो बाण्य भट्ट। बाण्य भट्ट के द्वारा लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? तो हरचरित है। ये आप याद रखिएगा, किसी तरह से आपको यह घुमाकर एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से तो हमेशा ही दोस्तों यह VBI मार देते हैं ना, VBI इसको कर देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको यह क्वेश्चन है। यहाँ पे बौद्ध संगीति, चारों बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति आपको कब होता है? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में होता है। स्थान कहाँ है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, राजगिरी है ना। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकाश्यप थे। शासनकाल किसका था? तो अजात शत्रु का था, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति कब होता है? 483 ईस्वी में। स्थान आप कहाँ रखिएगा याद? तो राजगिरी याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट अध्यक्ष कौन रहता है इसमें? तो महाकाश्यप रहता है। और शासनकाल किसका रहता है? अजात शत्रु को दोस्तों शासनकाल रहता है। यह प्रथम था। द्वितीय देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति आपको 383 ईस्वी पूर्व में होता है। कितने ईस्वी पूर्व में? तो 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों होता है। स्थान कहाँ है? तो स्थान की अगर बात करते हैं तो वैशाली यह स्थान रहता है। अध्यक्ष किसका रहता है? अध्यक्ष तो शाबाकाम्बी रहते हैं। शासनकाल किसका रहता है? तो काला शोक का रहता है। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी पूर्व, है ना। 383 ईस्वी पूर्व। स्थान कहाँ? तो स्थान आप याद रखिएगा, वैशाली, है ना। अध्यक्ष किसका? तो शाबाकाम्बी का। शासनकाल किसका? तो अशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में होता है। स्थान कहाँ? तो वैशाली आपका स्थान है ना। अध्यक्ष कौन रहते हैं? शाबाकाम्बी रहते हैं। शासनकाल किसका रहता है? काला शोक का रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति आपको 250 ईस्वी पूर्व में होता है। कब? तो 250 ईस्वी पूर्व में आपको तृतीय बौद्ध संगीति होता है। स्थान कहाँ? तो ये आपको होता है पाटलिपुत्र में, है ना। अध्यक्ष कौन रहते हैं? मोगलीपुत्र स्वामी रहते हैं ना। मोगलीपुत्र तीस है ना। मुगलीपुत्र तीस रहते हैं। शासनकाल किसका रहता है? तो अशोक का रहता है। तो आप याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति कब? तो 250 ईस्वी पूर्व में होते हैं, है ना। स्थान कहाँ? तो पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन? तो मोगलीपुत्र तीस रहते हैं। और शासनकाल किसका? तो अशोक का। चौथी बौद्ध संगीति देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में आपको होता है। यह देखते हैं कुंडलग्राम में, आपको कश्मीर में जो पढ़ते हैं, है ना। तो कुंडलग्राम वैशाली, ये कुंडलग्राम आपको कश्मीर आपको हो गया। अध्यक्ष कौन है? तो वसुमित्र है आपको। शासनकाल किसका रहता है? तो कनिष्क के शासनकाल में आपको यह चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है। तो इस तरह से यह आपको देखना है कि शासनकाल किसका रहता है? तो कनिष्क का, है ना। तो यही कनिष्क से ही सबसे पहले ये जो शासनकाल आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति का, तो यह गौतम बुद्ध का यहाँ मूर्ति को मतलब स्थापित करते हैं। तो इसी अध्यक्ष बनते हैं कौन उस समय? तो वसुमित्र बनते हैं। शासनकाल आपको रहता है यह स्थान कहाँ रहता है? कुंडलग्राम। और शासनकाल रहता है कनिष्क का, चतुर्थ बौद्ध संगीति, है ना। प्रथम शताब्दी में यह चीज को देखे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि बात करते हैं नालंदा, है ना। नालंदा दक्षिण बिहार की अगर बात करते हैं, नालंदा जो है दक्षिण बिहार राज्य गिरी के निकट स्थित है ना। नालंदा आपको दक्षिण बिहार के राजगिरी के निकट आपको स्थित है। आपको सीधा ये प्रश्न आता है कि नालंदा बिहार के किस दिशा की ओर? तो दक्षिण बिहार के राजगिरी के निकट स्थित है। नेक्स्ट आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं गुप्त वंश की अगर देखते हैं, है ना। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कौन आता है? शासनकाल किसका आता है दोस्तों? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद आपको पुष्यमित्र, है ना। पुष्यभूति, है ना। पुष्यभूति। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किसका शासन आता है? तो आपको पुष्यभूति का आता है। पुष्यभूति
बने वह अपने राजधानी कहाँ ले गए, तो थानेश्वर बनाते हैं, है ना, थानेश्वर बनाते हैं। यह अगर बात करते हैं तो यह पुष्यभूति किसका, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद आपको पुष्यभूति जो आपको यह अध्यक्ष मतलब ये राजा बनते हैं और यह अपना राजधानी कहाँ ले आते हैं दोस्तों, तो थानेश्वर यह अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो हेनसांग, है ना, हेनसांग जो हम लोग जानते हैं कि हेनसांग एक चीनी यात्री रहता है ना, हेनसांग चीनी यात्री था जो जिसने आपको साम्राज्य का, है ना, कि अगर बात करते हैं यहाँ पे हेनसांग चीनी यात्री जिसने हर्षवर्धन के साम्राज्य का भ्रमण किया था। आपको अगर बात किया जाए हर्षवर्धन के साथ, है ना, चीनी यात्री, आपको दे जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासन कालों में क्या किए, भ्रमण किए हैं, तो आप याद रखिएगा हेनसांग, है ना, हेनसांग जो चीनी यात्री रहते हैं वह हर्षवर्धन के शासन कालों में आते हैं और यहाँ रहकर भ्रमण करते हैं पूरे, है ना, और यहाँ बौद्ध धर्म का शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, वातापी के चालुक्य वंश का प्रथम राजा पुलकेशिन प्रथम हुआ और पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा बना, है ना। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे वातापी के चालुक्य वंश का प्रथम राजा पुलकेशिन प्रथम हुआ और पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा बना, किसका, वातापी का। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पल्लवों की प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था, पल्लवों के महत्वपूर्ण प्रथम शासक की अगर बात करते हैं तो महेंद्र वर्मन प्रथम थे, जिसका शासनकाल कब से कब तक, तो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 630 ईस्वी पूर्व तक था। तो आप याद रखिएगा पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन रहे, तो महेंद्र वर्मन रहे। उसकी शासनकाल कब से कब तक, तो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 630 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, नरसिंह वर्मन, है ना, नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था, नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था, है ना। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। उपाधि किसका धारण करता है, तो वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है कौन, नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने करता है, तो पुलकेशिन द्वितीय को आपको नरसिंह वर्मन यह आपको पराजित कर देते हैं, है ना, पुलकेशिन द्वितीय को। देखते हैं यहाँ पे तो नरसिंह वर्मन आपको एक महान योद्धा था, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता। तो आपको ऐसे सीधा प्रश्न आएगा कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया, तो नरसिंह वर्मन ने पराजित किया, है ना। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया, पराजित करके और इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लिया। क्या चीज का धारण किया, वातापी कोंड का, है ना, वातापी कोंड का उपाधि धारण करता है कौन, तो नरसिंह क्या है, तो नरसिंह वर्मन आपको वातापी कोंड का उपाधि धारण करता है। किसको हराने के बाद, तो आपको याद रखिएगा यहाँ पे किसका, तो आप देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय को यह पराजित कर देते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं द्रविड़ के बारे में, है ना, द्रविड़ शैली में, है ना, द्रविड़ शैली के संस्थापक कौन थे, तो पल्लव थे। द्रविड़ शैली का संस्थापक कौन थे, पल्लव थे। नेक्स्ट आगे देखिएगा, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा एग्जाम में यहाँ से ये भी प्रश्न आता है कि ये किसका, तो पल्लवों की राजधानी कहाँ, तो पल्लवों की राजधानी आपको सीधा आपको कहाँ, कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी दोस्तों कहाँ, तो कांचीपुरम आप याद रखिएगा, है ना। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो हेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने, है ना, कहाँ आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय। हेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आपको नालंदा विश्वविद्यालय जब आते हैं दोस्तों, तो नालंदा विश्वविद्यालय के
देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष उस समय कौन रहता है। आपको सीधा प्रश्न आता है, यहाँ से ये पूछा गया है प्रश्न आपको एग्जाम में, यहाँ से है ना। हेंगसांग जब शिक्षा ग्रहण करने, है ना, हेंगसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आपको नालंदा विश्वविद्यालय आते हैं तो उस समय दोस्तों अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन है, तो आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र यह रहते हैं, क्या चीज रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय के। जिस समय आपको कौन आते हैं, हेंगसांग जब यह नालंदा विश्वविद्यालय आपको दोस्तों शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहते हैं कौन, तो आप याद रखिएगा आचार्य शीलभद्र रहते हैं। यह आपको देखे बहुत ही महत्वपूर्ण, यह सभी आपको क्वेश्चन आपको देखे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं किसके द्वारा क्या क्या चीज लिखा गया है। जैसे कि बात करते हैं कालिदास के द्वारा नाटक कौन कौन है, सुखांत और प्रेम प्रधान। सुखांत, और जैसे आपको सीधा प्रश्न आएगा कि सुखांत किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास के द्वारा, है ना। प्रेम प्रधान किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया है, तो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, कालिदास की रचना क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से अभिज्ञान शकुंतलम किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा कालिदास के द्वारा यह लिखा गया रचना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चाणक्य की, है ना, चाणक्य की योजनाओं का वर्णन किसमें है, तो मुद्रा राक्षस में, है ना, मुद्रा राक्षस में। चाणक्यों की अगर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, चाणक्यों की योजनाओं का वर्णन किसमें है, मुद्रा राक्षस में है दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे हर्षवर्धन का नाटक था तो नागानंद, है ना, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शी। आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न आता है कि हर्षवर्धन का नाटक, जैसे कि आप पूछ देगा नागानंद किनके द्वारा लिखा गया है, तो हर्षवर्धन के द्वारा। रत्नावली किनके द्वारा लिखा गया है, तो हर्षवर्धन के द्वारा। प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो हर्षवर्धन के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को वातास्यान एवं कामसूत्र। अब यहाँ पे आपको सीधा आता है कामसूत्र किनके द्वारा लिखा गया है आपको यह रचना, तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यह लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं बुद्ध एवं बौद्धिज्म, बुद्ध एवं बौद्धिज्म एवं चित्र तृतीय जातक, है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या चीज के बारे में, तो यहाँ पे बुद्ध एवं बौद्धिज्म के चित्रण क्या है, तृतीय जातक कथाओं का वर्णन। मतलब बुद्ध की अगर बात करते हैं तो यह आपको जातक कथा है, उसमें इनका सभी चीज के बारे में वर्णन किया गया है। इससे पहले हम लोग देखते हैं एक क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपको थोड़ा सा मिस हुआ है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में कौन रहता है, वातास्यान इनके शासनकाल में रहता है। इन्हीं के द्वारा क्या चीज लिखा गया है आपको, तो कामसूत्र, है ना, इनके द्वारा लिखा है। किनके द्वारा, वातास्यान के द्वारा कामसूत्र आपको लिखा गया। जो वातास्यान किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो गुहा मंदिर, गुहा मंदिर का निर्माण, गुहा मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति, है ना, सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। किसने, तो आप याद रखिएगा गुहा मंदिर का निर्माण किनके द्वारा बनाया था, तो गुहा मंदिर के निर्माण ऐसे आपको देख राजा कहता है तो चंद्रगुप्त क्या लगाइएगा यहाँ पे टिक, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। गुहा मंदिर के निर्माण किसके शासनकाल में होता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में होता है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनका सेनापति कौन रहते हैं, तो सेनापति रहते हैं वीरसेन, है ना, कौन रहते हैं, वीरसेन। वीरसेन ने ही आपको गुहा मंदिर का निर्माण करते हैं। जो वीरसेन आपको किनके दरबार में रहते हैं, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों रहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, विष्णु, है ना, विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति, विष्णु जी का प्रसिद्ध मूर्ति, विष्णु जी का प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के, है ना, देवगढ़ जो आप जाते हैं है ना दर्शन करने विष्णु जी का, तो देवगढ़ की वही देख रहे हैं हम लोग। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार, है ना, दशावतार मंदिर में है। कहाँ है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति, विष्णु जी का प्रसिद्ध मूर्ति आपको कहाँ है, देवगढ़। और देवगढ़ की अगर बात करते हैं तो देवगढ़ के 10 अवतार एक मंदिर है, उसी मंदिरों में आपको विष्णु जी का मंदिर को स्थापित किया गया है, जो आपको यह बहुत ही क्या है, धार्मिक मंदिरों में से एक बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण मंदिर है, जो यहाँ पर हमेशा सभी लोग अपने क्या है अपने आस्थाओं की लेकर, है ना, मन्नतों को लेकर यहाँ लोग जाते रहते हैं। तो इस तरह से हमने दोस्तों अभी क्या चीज़ को कवर किए हैं, तो पूरे आप देख रहे हैं यहाँ पे इतिहास एनसीईआरटी क्लास 6, है ना, प्राचीन भारत का ऑल एमसीक्यू। मतलब कहने की तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपको इतिहास का एनसीईआरटी क्लास जो आप देखते हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी का ऑल चैप्टर का आप यह एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे देखे हैं, जो आपके एग्जाम के लेकर दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको कई बार आपको देखिएगा पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आपको बीपीएससी का हो गया, दरोगा का हो गया, और भी एग्जामों का आप देखिएगा प्रीवियस ईयर बनाते हैं क्वेश्चन या सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ही प्रश्न आपको देखने को मिलता है, जो आप कह सकते हैं कि आने वाले एग्जाम के लेकर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको एनसीईआरटी क्लास 6 का जो ऑल चैप्टरों का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आपने क्या है कि दोस्तों एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्यार से, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे ये हो कि हम लोग भी आपसे मोटिवेट होकर कि हम लोग अभी आपके लेकर इतना मेहनत इतना गर्मी में कर रहे हैं दोस्तों, है ना, और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लेकर वीडियो आते रहे। तो ये 6 क्लास का है। इसी तरह से हम हिस्ट्री का आपको बताइएगा आप लोग, है ना, तो क्लास 7 का आपको हिस्ट्री का एनसीईआरटी का 2 वीडियो से 3 वीडियो में वो भी करा देंगे, जो मध्य भारत उसमें पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 8 का जो बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी क्लास 8 का जो आपके एमसीक्यू ऑल क्वेश्चन का आपको, है ना, 2-3 वीडियो बनेगा, और वो भी आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का एमसीक्यू ऑल चैप्टर का भी कंप्लीट आपको एसएससी क्लासेस में दोस्तों हम करा देंगे। इस तरह से आपको एग्जाम के लेकर, तैयारी के लेकर एसएससी क्लासेस आपको व्हाइट बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड के जैसा आपको पूरा चीज़ों को दोस्तों बताते जा रहे हैं और बताते आएंगे। बस आपका प्यार दुआ बना रहेगा तो जल्द ही हम दोस्तों किस पर मिलेंगे, तो स्मार्ट बोर्ड पर मिलेंगे। फिर आप देखिएगा कि आपके लेकर यह एसएससी क्लास है कितने अच्छे से कंटेंट लेकर और कितने अच्छे से सभी विषयों को, है ना, सरल और साधारण शब्दों में आपको लेकर आते हैं, जिससे आपकी तैयारी में और अच्छे से अच्छे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।